साफिया सुनो, मेरा टिफ़िन अंदर ही छूट गया। बाहर निकलते हुए आमिर चिल्लाया। ऑफिस जाने की हड़बड़ी में आमिर अपना टिफ़िन घर के अंदर ही भूल गया था। साफिया लगभग दौड़ती हुई गेट से बाहर निकली और टिफ़िन हाथ में थमाते हुए झल्ला पड़ी। अभी कितना काम बचा है घर में, कुछ पता है आपको? आपको तो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। सारी बेगम अब गुस्सा थूकिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। टिफ़िन हाथ में लेते ही वह अपनी बाइक की ओर चल पड़ा। 4 साल पहले ही आमिर और साफिया की शादी हुई थी। अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। हालांकि आमिर ने इस बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन साफिया के मन में एक खटका सा रहता था। एक आध बार आमिर की अम्मी ने घुमा फिरा कर बात भी पूछी थी, लेकिन साफिया टाल जाती थी। फरीदाबाद की एक प्राइवेट फैक्ट्री में आमिर सुपरवाइज़र था। मूलतः वह सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जिंदगी साधारण तरीके से गुजर रही थी। बस एक चाह थी कि थोड़े पैसे कमा लूँ, फिर गांव में एक पक्का मकान बनवाऊंगा। विधवा अम्मी घर में अकेली रहती थी। आमिर ने उनसे कहा कि आप हमारे साथ फरीदाबाद चलो, साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन उसकी अम्मी नहीं मानी। कहने लगी, बेटा इस डीह पर तुम्हारे पिताजी यादें हैं। जब तुम छोटे थे तभी वह गुजर गए थे। तब से इसी डीह पर मैंने मेहनत मशक्क़त करके तुमको पाला है। मैं यहीं रहूँगी। और फिर ज़माना भी तो ठीक नहीं है। ज़रा सा घर छोड़ो तो ज़मीन हथियाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग तो इसी ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और बिना आदमी की धीह पर धीरे धीरे कब्जा जमाए। आमिर अम्मी की बात टाल ना सका, लेकिन महीने में एक बार उनसे ज़रूर मिल आता था। एक दिन उसने ऑफिस में ही सुना कि सऊदी अरब में किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। एक आदमी है, वह 8 लाख रुपए लेकर नौकरी, पासपोर्ट, वीज़ा वह सब चीज़ का जुगाड़ कर देता है। अपनी नौकरी से ऐसे भी संतुष्ट नहीं था वो। ना तो पैसा बहुत था और ना ही मालिक का व्यवहार उसे अच्छा लगता था। ऐसे में उसे सऊदी अरब जाने की बात किसी सपने से कम ना लगी। बस पैसे का इंतज़ाम उसे करना था। घर आकर उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी खुश तो हुई, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचकर थोड़ी सी उदास हो गई। दोनों मियाँ बीवी के पास कुल मिलकर 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त हो पाया। अगर उसे सऊदी अरब जाना है तो एक हफ्ते के भीतर पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। साफिया और आमिर दोनों ने अपने अपने घर में फ़ोन किया। साफिया के घर में भी कुल 3 लाख का इंतज़ाम हुआ और आमिर की अम्मी ने गांव के ही एक व्यक्ति से ब्याज पर 2 लाख रुपए उधार लिए। इस तरह घर ससुराल, अम्मी व पत्नी के सहयोग से उसने पैसे जमा कराए। खुदा का शुक्र था कि वह आदमी ईमानदार निकला और 1 महीने के भीतर ही आमिर सऊदी को रवाना हुआ। जाते वक्त सबकी आंखें नम थीं। पता नहीं विदेश जा रहा है, अब कब वापस लौटे। तरह तरह की कहानियाँ भी उन लोगों ने सुनी थी सऊदी के बारे में, कि कैसे वहाँ पासपोर्ट वीज़ा छीन कर जबरन काम करवाते हैं। आमिर भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी पर छोड़कर वह सऊदी पहुंचा। इधर साफिया भी फरीदाबाद से वापस अपने मायके आई। मायका और ससुराल पास पास ही था। कुल 5 किलोमीटर का फासला था। कुछ दिनों तक मायके में रहने के बाद फिर वह अपने ससुराल आ गई, लेकिन आमिर के बिना उसे सब सूना सूना सा लगता। सोचती, अभी तो वो गए हैं, साल भर से पहले तो नहीं लौटेंगे। साल भर का समय उसे किसी युग सा लगता था। इधर सास भी गाहे बगाहे ताने देती, कहती कि शादी के 4 साल हो गए हैं, लेकिन पोते का मुंह देखने को तरस गई। साफिया इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन बात उसके मन में कहीं कांटे सी फंस जाती। पड़ोस की कोई बूढ़ी आंगन में आई कि नहीं, उसकी सास का रोना शुरू हो जाता। कितने अरमान से आमिर की शादी की थी कि इस डीह पर भी पोते पोतियों की किलकारियाँ गूंजेंगी, लेकिन 4 साल गुजर गए। एक बच्चे का मुंह देखने को तरस गई। अल्लाह जाने इसको बच्चा होगा भी या नहीं। ये तो आमिर को कहती हूँ कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन पता नहीं वो मेरी बातों को हंसकर टाल देता है। दूसरी महिलाएं उसकी बात सुनती
और थोड़ी सहानुभूति जताती और फिर जाते जाते ढाढ़स बंधाती कि अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तुम चिंता मत करो बहन, अल्लाह ने चाहा तो ढेर सारे पोते पोतियाँ तुम्हारे घर में आएंगे। उस दिन तो हद ही हो गई जब एक दिन शाफिया के अब्बा जान बेटी से मिलने आए। औपचारिक बातचीत के बाद शाफिया अपने अब्बू के लिए चाय लेकर पहुंची तो देखती है कि सास रोए जा रही है। मेरे तो कर्म ही फूट गए, जिस आशा को धरकर मैंने अपने आमिर का निकाह आपकी बेटी से किया था, सब धरे के धरे रह गए। अब तो आमिर भी सऊदी चला गया, अब मैं बिना पोते पोतियों का मुंह देखे ही मर जाऊंगी। शाफिया के लिए ये कोई पहला मौका नहीं था जब अपने सास को बच्चे के लिए किसी और के पास रोते देखा था, लेकिन जब अपने अब्बू के सामने ही अपनी शिकायत सुनी तो आग बबूला हो गई। बोली, अम्मी अल्लाह से डरिए, आपको कैसे पता कि बच्चा कि मेरे कारण नहीं हो रहा है, और अगर बाद में आमिर में भी कोई कमी निकली तो आप फिर क्या कहेंगी। खुदा न करे कल को अगर आपकी शबनम के साथ यही हो तो आप फिर किसे दोष देंगी। पूरी तरह से फट पड़ी साफिया, बोलते बोलते रुआसी हो गई थी वो। सास भी शायद अंदर ही अंदर भरी पड़ी थी। बोली, देखो देखो इसके तेवर तो देखो, एक तो अब तक मुझे पोते पोतियों के लिए तरसाया, अब शराब भी दे रही है कि नानी भी ना बन पाऊँ। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, खबरदार जो शबनम के बारे में कुछ बोला तो। देखो अम्मी जान, जब अपनी औलाद पर आता है तो कैसे दिल जलता है, और आप मेरे अब्बू को बिठाकर मेरा गुणगान कर रही हैं। अब्बू जान, मुझे नहीं रहना है यहाँ, जब से आमिर गया है तब से मेरा मुहाल कर रखा है अम्मी ने। मैं बस लिहाज करती रही और चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाज वह तो मैं देख ही रही हूँ। सास तमक कर बोली, और मुझे अपने घर जाने की धमकी मत सुनाओ, बुढ़ापे में भी अल्लाह की रहमत से किसी पर बोझ नहीं बनी हूँ मैं। शाफिया के अब्बू जान सोचते थे कि बीच में विराम आए तो मैं कुछ बोलूं और स्थिति संभालूं, लेकिन एक का ख़त्म नहीं होता था कि दूसरा शुरू हो जाता था। अंत में देखा कि अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। डपटकर साफिया से बोले, बस बहुत हो गया, यही संस्कार तूने सीखे हैं। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में टपकने की क्या ज़रूरत थी। वह शाफिया को सचमुच डांट रहे थे या माहौल शांत करने के लिए उसे बस एक झिड़की दी थी, यह तो वह जाने ही, लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ था। शाफिया पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी सास बोल पड़ी, अगर अच्छे संस्कार होते तो कोई अपने शौहर की अम्मी से ऐसे बात नहीं करती। वो यहीं नहीं रुकी, बोली, मजाल है कि शबनम अपनी सास से ऐसे बोलने की हिम्मत भी करे। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। शाफिया के अब्बू समझदार इंसान थे, बोले, जाने दीजिए, जैसी भी है अब आपके घर की बहू है, मैं उसको समझाऊंगा। अम्मी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। शाफिया के अब्बू की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी तो झट से बोल पड़े कि अगर आप बुरा ना माने तो कुछ दिनों के लिए शाफिया को अपने साथ ले जाऊं, उसका भी मन बहल जाएगा और ये तनाव भी समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। अभी अगर मैं इसी स्थिति में छोड़ कर चला जाऊंगा तो फिर उसे कोई संभालने वाला भी नहीं रहेगा। अभी आप दोनों गर्म हैं, ऐसे में दोनों को बिना किसी तीसरे के एक साथ छोड़ना भी ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए और लोगों से मिलिए, तो आपका भी मन बहल जाएगा। अम्मी चुपचाप सुनती रहीं। अब शाफिया के पापा इसे रजामंदी समझे या इनकार, वह कुछ फैसला नहीं कर पाए। फिर धीरे से बोले, सब कुछ आपकी मर्जी से होगा, अगर आप नहीं चाहती हैं तो शाफिया यहीं रहेगी। इस बार उसकी सास धीरे से बोल पड़ी, आपकी बेटी है, भला मैं रोकने वाला कौन होती हूँ, पर मैं तो यही कहूँगी। शाफिया के पापा ने इसे रजामंदी ही समझी और कुछ ये सोचकर कि कुछ दिन अलग अलग रहेंगी तो मन की कड़वाहट अपने आप कम हो जाएगी, शाफिया को ले जाने का निर्णय लिया। अंदर आकर शाफिया से बोले, चलो अपना कपड़ा वगैरह ले लो, अपने घर चलेंगे। शाफिया भी इस माहौल से ऊब चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर कुछ देर के लिए सिलवटें उभरी, मानो पूछ रही हो कि अम्मी जान मान गई।
उसके अब्बूजान बस मुस्कुरा भर दिए और बोले, हाँ सब मान गए, अब चलो कुछ दिनों के लिए। शाफिया के जाने के बाद उसकी सास निढाल होकर बिस्तर पर गिर गई। शाम में जब फ़ोन की घंटी से नींद खुली तो देखा कि बेटी शबनम का फ़ोन है। शाफिया के साथ हुए प्रसंग के बाद शबनम पहली अपनी थी जिससे वह बात कर रही थी। एक एक कर सारी बातें उसने शबनम को बताईं। आदमी जब किसी को किसी घटना का विवरण सुनाता है तो अपने हिस्से की चीज़ सुनाते समय उसको अपने तर्कों से जस्टिफाई भी करते जाता है। जितनी बार उस घटना का विवरण प्रस्तुत होता है, अपनी भूमिका उतनी ही रियाफीन हो जाती है और जो पक्ष वहाँ मौजूद नहीं होता, धीरे धीरे सारा दोष उसी का नज़र आने लगता है। यही बात इस घटना के साथ भी हुई। उधर शाफिया के मायके में जब उसकी घटना का विवेचन बारंबार हुआ तो दोषी उसकी सास थी और उसके ससुराल में इस घटना की मुख्य खलनायिका वह स्वयं थी। रात में जब आमिर का फ़ोन आया तो उसकी मम्मी अब 3 बार तक उसकी घटना का विवरण अपनी बेटी व बहन से कर चुकी थी। चौथी मर्तबा जब आमिर के सामने उसने घटना का विवरण शुरू किया तो कुल जमाकर ये निकल कर आया कि मैं शाफिया के अब्बू से बोल रही थी कि अब तो बस एक ही इच्छा है कि जल्दी से पोती पोतियों का मुंह देख लूं। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। लेकिन ना जाने उसने क्या सुना कि ले देकर मुझ पर भड़क गई। उसको बच्चा नहीं होने का अपना दर्द है, परंतु उसने अपना सारा गुबार मुझ पर निकाल दिया। जब मैंने पलटकर जवाब दिया तो पैर पटक कर बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और अपने अब्बा के साथ अपने घर चली गई। आमिर ने सुना तो उसका तन बदन में आग लग गई। बस इतना ही बोल पाया कि माँ फ़ोन रखो, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन माँ फ़ोन रखने के बजाय सुबकने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उससे भी नहीं बनी तो मैं कहाँ जाऊँगी। आगे की बात उसकी हिचकियों में दब गई। आमिर उसे शांत करता रहता, लेकिन शिकायतकर्ता को हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि पता नहीं उसकी शिकायत ठीक तरीके से सुनी गई होगी या नहीं। आमिर जितनी बार अम्मी के मुंह से उनकी व्यथा सुनता, शाफिया पर उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। जब उसकी माँ ने फ़ोन रखा कि गुस्से के अतिरेक में उसने तुरंत शाफिया को फ़ोन लगाया। उसे इस बात पर और क्रोध आ गया कि शाफिया अम्मी से झगड़कर अपने घर चली गई। उसे ऐसा लगा मानो शाफिया उसको चैलेंज करके गई हो कि अगर ठीक से नहीं रहे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इधर शाफिया के घर में शाम ढलते ढलते अनेकानेक बार ये प्रसंग दोहराया जा चुका था और उसकी सास बहुत बड़ी खलनायिका बन चुकी थी। वह खुद को ये बात आमिर को बताना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर मन महसूस कर रह गई कि पता नहीं अभी फैक्ट्री में होंगे, परेशान हो जाएंगे। रात को उनका फ़ोन आएगा तब उनसे बात करेंगे। उसे आमिर के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार था और ऐसे में जब रात को उसका फ़ोन आया तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया और कुशल क्षेम पूछने लगी। लेकिन आमिर के तो सर से पाँव तक आग लगी थी। शाफिया के सवालों को अनसुना कर उसने सीधे ही यही पूछा कि तुम माँ को अकेले छोड़कर अपने घर क्यों चली गई। शाफिया विस्तार से अपनी बात बताना चाहती थी, लेकिन आमिर कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने बस एक ही रट लगा रखी थी कि कल सुबह होते ही मेरी माँ के पास पहुँचो, उसके बाद ही कोई बात होगी। थोड़ी देर शाफिया उसे वस्तु स्थिति बताने की चेष्टा करती रही। आखिर उसके घर में अब तक हुए वार्तालाप में सारी गलती उसकी सास की थी और यहाँ आमिर उसकी कोई दलील सुनने को तैयार ही नहीं है। उसका मन झुंझला उठा। आप किसी व्यक्ति के पास किसी और की शिकायत लेकर जाएं और वह व्यक्ति सीधा आपको दंडित करने लगे तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। शाफिया के साथ यही हो रहा था। उसे और कुछ नहीं, बस आमिर से सहानुभूति चाहिए थी, लेकिन आमिर तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अंत में उसने ये कहकर फ़ोन रख दिया कि मैं अभी नहीं आऊँगी, आप आएंगे अब तभी आऊँगी। फ़ोन कटने से आमिर का गुस्सा और भड़क उठा। उसे लगा था कि अब वह शाफिया को
अपने घर जाने को कढ़ाई से कहेगा तो वह सहम जाएगी, अपनी सफाई पेश करेगी, लेकिन उसने न केवल मना कर दिया बल्कि फ़ोन भी काट दिया। उसके अहम को ठेस लगी। उसने दोबारा फ़ोन लगाया और सीधे कहा कि कल तुमको हर हाल में मेरे घर आना है और अगर नहीं आई तो फिर सोच लो, दोबारा उस घर में कदम नहीं रखना। शाफिया ने आमिर का ये रूप नहीं देखा था। वह घबरा तो गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली कि ऐसी धमकी से मैं नहीं डरने वाली हूँ। अब तो मैं घर तभी आऊँगी जब आप आएंगे। यह कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दोबारा फ़ोन कटने से आमिर को लगा जैसे गुस्से से उसका सर फट जाएगा। यह तो उसकी मर्दानगी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज जैसा था। उसे ऐसा लगा मानो किसी बच्चे को लाख मना करने के बाद भी वह मुंह चिढ़ाने से बाज ना आ रहा हो। चटाक एक जोरदार थप्पड़ उसने बच्चे के मुंह पर मारा। लेकिन बच्चा कहाँ था। थप्पड़ से उसका गुस्सा शायद शांत हो जाता, लेकिन यहाँ तो उसके हाथ में केवल फ़ोन था। उसने तीसरी बार फ़ोन लगाया। इस बार शाफिया ने फ़ोन नहीं उठाया। लगातार 3 बार फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन शाफिया ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तब उसके मस्तिष्क पर क्रोध का पूरा कब्जा हो चुका था। अब निर्णय लेने की बारी मस्तिष्क की नहीं, वरन क्रोध अग्नि की थी। उसने फ़ोन उठाया और चटाक 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 एक साथ 3 थप्पड़ शाफिया के मुंह पे दे मारे। इधर शाफिया भी गुस्से से आपा खो रही थी। फ़ोन की घंटी सुनकर भी अनसुना कर रही थी, लेकिन जब फ़ोन की घंटी कुछ देर के लिए नहीं बजी तो लगा चलो एक बार फ़ोन ही कर लेते हैं। ज़्यादा अड़ेंगे तो कल ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन इनसे बात नहीं करूंगी। इसी उबापों में फ़ोन के पास पहुंची ही थी। फ़ोन पर मैसेज का बीप बजा। लपक कर फ़ोन उठा लिया। सोचा आमिर का ही मैसेज होगा। उसका अनुमान सही था। मैसेज आमिर का ही था। फुर्ती से उसने इनबॉक्स खोला, लेकिन ये क्या, मैसेज देखते ही ऐसा लगा मानो चटाक 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 मूर्छित होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। घर के लोग दौड़ कर आए। अरे देखो शाफिया को क्या हो गया। उठो शाफिया, उठो बेटा। अरे क्या हो गया, कोई पानी लाओ। अरे बेटा क्या हो गया। परिवार वाले शाफिया को झकझोर रहे थे। अब उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा गया तो वह कुनमुनाई, आमिर आमिर, बस यही एक शब्द वह बार बार बुदबुदा रही थी। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो देखा कि सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो चुका है। अब्बू बोले, बेटी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ तो बोलो, एकाएक गिर कैसे गई। कुछ नहीं अब्बू। आमिर क्या हुआ आमिर को। अब घरवाले सचमुच परेशान हो गए थे। आमिर का मैसेज आया है, बस इतना ही बोल पाई वो। आगे के शब्द हिचकियों में दब गए। क्या मैसेज है, बोलो बेटी, आमिर ठीक तो है। यह कहकर उसके अब्बू फ़ोन की ओर लपके। फ़ोन ऑन करते ही मैसेज दिखा ही था, तलाक तलाक तलाक। या अल्लाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक साथ 3 तलाक। अरे देना ही था तो एक बार देता। सिर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया वो। बस बुदबुदा रहा था। केवल 3 तलाक का मतलब भी समझते हैं ये लोग। अरे ये कैसी गिनती है जहाँ सीधे 3 आता है। घर वाले और परेशान हो रहे थे। तभी उसकी अम्मी बोल उठी, अरे खुदा के वास्ते कुछ तो बताओ क्या हुआ। अरे अब बचा ही क्या, आमिर ने शाफिया को तलाक दे दिया है। उसके अब्बू वहीं ज़मीन पर ही निढाल पड़े थे। पूरा घर सदमे में था। किसी के पास कहने सुनने को कुछ नहीं, बस एक ही ख्याल कि अब शाफिया का क्या होगा। इधर गुस्से के अतिरेक में आमिर ने तलाक 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 लिखा और वहीं फ़ोन फेंककर बिस्तर पर धम्म से गिरा पड़ा। इसको मुझसे जुबान नहीं लड़ाना चाहिए था। अब भुगतो। आमिर का मन पूरी तरह क्रोध के वश में था। आमिर का मन पूरी तरह क्रोध के वश में था। बार बार शाफिया का गुस्सैल चेहरा उसके सामने प्रकट हो रहा था, मानो
वह इसको चिढ़ा रही हो कि जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहने वाली। गुस्से से ऐसा लगा मानो उसका सर फट जाएगा। भूख और नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस वह बिस्तर पर करवटें ले रहा था। सुबह जब नींद खुली तो दिन चढ़ आया था। घड़ी पर नजरें पड़ी तो वह चौंका। अरे, ये तो लेट हो गए आज। फुर्ती से उठा वो, लेकिन जब कल रात की बात याद आई तो वो फिर दम से बिस्तर पर ढेर हो गया। ड्यूटी पर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई उसकी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी सारी शक्ति निचोड़ ली हो। लेकिन ड्यूटी पर ना जाने का केवल एक ही उपाय था कि कंपनी का डॉक्टर उसकी बीमारी की ताकीदी करे। लेकिन डॉक्टर तो मानो रेस्ट एडवाइस के लिए बना ही नहीं था। सारी बीमारी को पहले ही शक की निगाह से देखता था। अभी पिछले महीने ही नौशाद जब साइट पर अधमरा सा हो गया था, तब कहीं डॉक्टर ने उसे बड़े शहर में शिफ्ट करवाया था। नौशाद का कमज़ोर व लाचार चेहरा उसके सामने था, लेकिन तभी डॉक्टर का कठोर चेहरा उसके सामने घूम गया। दोनों चेहरे आपस में गड़बड़ होकर एक बन गए और अजीब सी आकृति उसकी आंखों में चुभने से लगी। हड़बड़ा कर उसने बिस्तर छोड़ दिया और बाथरूम में घुस गया। दिन भर ना तो उसका मन काम में लगा और ना ही आराम में। फुर्सत के कुछ क्षण जिनका वह बाकी दिन इंतज़ार करता रहता था, आज तो मानो उसे काटने दौड़ते थे। अपने किसी मित्र से उसने इसकी चर्चा नहीं की। किसी ने कुछ पूछा तो बता दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आदमी गुस्से में बड़े से बड़ा निर्णय ले लेता है, लेकिन जब उसके बाद की स्थिति पर सोचता है तो परेशानी और बढ़ने लगती है। शाफिया के लिए उसने इस बार सोने का हार खरीदा था। सोचा था इस बार ईद पर घर जाएंगे तो उसे देंगे। गुस्सा का एक झोंका उसके लहलहाते दाम्पत्य को जलाकर खाक कर चुका था, और तलाक की आंधी से जब दाम्पत्य का पेड़ उखड़ जाए तो फिर प्यार की कितनी भी बरसात क्यों ना हो, उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकती। जितनी बार यह बात की गहराइयों में जाता, उसका मन उतना ही उलझते जाता। भविष्य पूरी तरह उलझा उलझा दिखता। रात में उसने फिर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। अम्मी ने फिर अपना दुखड़ा शुरू किया, लेकिन आज आमिर कुछ बोला नहीं। बस अंत में इतना ही बोल पाया कि अम्मी, मैंने शाफिया को तलाक दे दिया है। हे अल्लाह, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? तलाक का मतलब भी समझता है? उसकी अम्मी बिफर पड़ी। अम्मी, अब तो मैंने तलाक दे दिया है, अब सोचकर क्या फ़ायदा? आमिर का संक्षिप्त सा जवाब था। लेकिन बेटा, अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। बिना पत्नी के कैसे गुजारा होगा? अम्मी को बेटे की भविष्य की चिंता हो रही थी। अम्मी, इस बारे में आकर बात करेंगे, अभी कुछ दूसरे काम में है, अब कल बात करेंगे। आमिर ने बात यहीं ख़त्म कर दी। इस एक छोटे से शब्द तलाक ने 3 जगहों पर मनहूसियत फैला दी थी। आमिर सऊदी में, उसकी माँ अपने गांव में और शाफिया का पूरा परिवार उसके ससुराल में। हर जगह खुशियों मानो इस शब्द ने लीन ली थी। समय बड़े से बड़ा घाव भर देती है, लेकिन किसी अपने से दूर आप इस आशा में जी रहे हो कि एक दिन उससे मिलने की बारी आएगी, और उस आशा पर भी वर्जजात हो जाए तो आदमी टूट जाता है। ऊपर से यह एहसास कि थोड़ी देर अगर गुस्से पर काबू कर लेता तो हालात इतने ख़राब ना होते। आमिर अंदर ही अंदर टूट रहा था। अपने पुराने दिनों की सुनहरी यादें बरबस उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। ये सोचकर तो अजीब सा लगता कि 4 सालों का प्यार भरा रिश्ता बस एक झटके में टूट गया। कल्पना में भी वह इस बात से सिहर जाता कि अब शाफिया से अजनबी की तरह मिलेगा। मन में विचारों की आंधी सी चलती रहती और सारी बातें बस एक बिंदु पर आकर ठहर जाती कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। काम में तो उसका मन लग नहीं रहा था। आए दिन कुछ ना कुछ गलतियां होती, और इससे पहले कि वह कोई बड़ी गलती करता और किसी बड़े मामले में फंस जाता, अपने 2 महीने का पेमेंट वहीं छोड़कर घर लौटने का फ़ैसला ले लिया।